फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इन दिनों हो रही है, खूब आलोचना भी हो रही है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी की जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी। उन्हीं से हम बात करेंगे इस फिल्म को लेकर और तमाम जो आलोचनाएं हो रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रवि भाई। क्या हम इंटरव्यू आलोचनाओं से शुरू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आलोचना से करिए ज़्यादा, क्योंकि मैं आज आलोचना का ही उत्तर देना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फिल्म के पहले इसलिए नहीं बोल पाते कि मैं जानता था कि आलोचना होगी, पर फिल्म के पहले मैं नहीं चाहता था कि आलोचना हो। फिल्म एक बार देख ले, लोग अपना पक्ष रखें, और मैं ये मानता हूँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक को है। मेरी भी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं अपने विचार रखूंगा। ये कोई द्वंद्व नहीं है, ये कोई संघर्ष नहीं है, ये संवाद है। और इस संवाद से कुछ बेहतर बातें निकलें तो अच्छा है, आरोप प्रत्यारोप से कुछ होगा नहीं। मैं अपनी बात शुरू ही इससे करता हूं कि महाभारत के वन पर्व में एक जगह कहा गया है कि श्रुतियां भिन्न भिन्न कहती है, वेद भी भिन्न भिन्न बातें करते हैं, स्मृतियां भिन्न भिन्न कहती हैं, किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं, नोबडी इज द फाइनल अथॉरिटी। तर्क का अंत नहीं, आप मुझे तर्क से नहीं जीत सकते, मैं आपको तर्क से नहीं जीत सकता, क्योंकि तर्क बाद में कुतर्क हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो फिर करें क्या, निर्णय कैसे लें? तो फिर उसी रास्ते पे चलो जिस पर महाजन चले हों, बड़े लोग चले हों। फिल्म को लेकर एक बात यह भी कही जा रही है कि इस फिल्म में हिंदी या संस्कृत की बजाय उर्दू शब्दों का काफ़ी इस्तेमाल है, जबकि ये फिल्म जो है 12वीं सदी में सेट है। इसका उत्तर आप क्या देना चाहेंगे कि इसमें शुद्ध रूप से संस्कृत और हिंदी का इस्तेमाल ना हो के उर्दू शब्दों का भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया है? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत अच्छा आपने मुझे प्रश्न किया, मैं इस प्रश्न को सुनना चाह रहा था। जिन्होंने चाणक्य देखा है उन्हें पता है कि मैं किस प्रकार की भाषा लिख सकता हूं। रवि भाई, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय आलोचना हुई थी कि ये कैसी हिंदी है और ये ब्राह्मणों की हिंदी है जी। तो उस समय मैंने आलोचना ये सही कि ये हिंदुस्तानी क्यों नहीं है, शोणित क्यों है, खून क्यों नहीं है, रक्त क्यों है, खून क्यों नहीं है। और आप जानते हैं कि भाषा के कारण वो एक सीमित समुदाय तक रह गई। लोगों को उपनिषद गंगा मैंने बनाया, उसमें भी मेरी भाषा आप देख लीजिए। और एक कार्यक्रम जिसका नाम है स्वराज्य संहिता, जो मैंने लोकसभा टीवी के लिए बनाया, उसकी आप भाषा देखिए। मैंने साहित्य, संस्कृत साहित्य के जिन्हें हम तकनीकी शब्द कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया है। आपके लिए लगभग अबूझ हो जाएगा। संधि विग्रह का कैसे जानेंगे आप? तो मेरे कहने का तात्पर्य, देश काल के अनुसार, स्थितियों के अनुसार आप भाषा को ढालते हैं। और भाषा कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है, भाषा में चारों ओर से शब्द आते रहते हैं। वात्सायन ने अपने कामसूत्र में भी कहा है कि भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा बहुत संस्कृत निष्ठ भी नहीं होनी चाहिए, और भाषा बहुत लौकिक यानी जो एकदम निचले तबके की भी नहीं होनी चाहिए। भाषा दोनों के बीच में होनी चाहिए। और सिनेमा एक पॉपुलर मीडियम है। सिनेमा एक पॉपुलर मीडियम है। मैं भगवान बुद्ध ने संस्कृत का प्रयोग नहीं किया, भगवान बुद्ध ने पाली का प्रयोग किया। भगवान बुद्ध को संस्कृत आती थी। भगवान महावीर ने प्राकृत का प्रयोग किया। अलग अलग संतों ने, अलग अलग कवियों ने अलग अलग भाषा का प्रयोग किया, जिन्हें हम जिसे अंतिम महाकाव्य माना जाता है हिंदी में, गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस। मैं यदि लोगों से कहूं कि गोस्वामी जी ने राम के चरित्र को लिखने के लिए, प्रभु श्री राम के चरित्र को लिखने के लिए अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, पंजाबी, मारवाड़ी, जो भी शब्द उनको सहज लगे कि जिस पर वे अपने भावों को बैठा सके, उनका उन्होंने इस्तेमाल किया है। कभी मौका पड़ेगा तो मैं रामचरितमानस में विदेशी मूल के शब्द कई पुस्तकों में है, अब चूंकि आज विषय वो नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गरीब निवाज राम, ये गोस्वामी तुलसीदास का। राम को गुलाम, ये गोस्वामी तुलसीदास का है। साहिब, ये पर्शियन शब्द है, उन्होंने इसको स्वीकार किया है। भारत सरकार,
सरकार शब्द कहाँ से आता है? आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ाद शब्द, आज़ादी शब्द तुर्की और वहाँ से तो उर्दू में आई है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे साहित्य की परंपरा में भाषा को लेकर अवरोध नहीं बना है, और जो इस बात का विरोध कर रहे हैं उनको मैं अगर कहूँ कि हमारे जीवन में अरबी, फारसी, पुर्तगाली न सिर्फ हमारी भाषा में है, हमारे जीवन में भी है। आप जो कई प्रकार के अन्न खा रहे हैं वो भारतीय मूल के नहीं है, कई प्रकार की जो मिठाइयाँ खा रहे हैं वो भारतीय मूल की नहीं है, कई प्रकार की जो सब्जियाँ खा रहे हैं वो भारतीय मूल की नहीं है। बटाटा, आलू जो सबसे प्रिय, वो सब्जी भारतीय मूल की नहीं है। समोसा, संबोसा ये भारतीय मूल का नहीं है। जलेबी भारतीय मूल की नहीं है। मावे की मिठाइयाँ भारतीय मूल की नहीं है। गुलाब भारतीय मूल का नहीं है। कहने का मतलब है विदेशी व्यापारियों, आक्रांताओं के साथ सभ्यता का आदान प्रदान होता रहा है। कुछ चीज़ें वो यहाँ लेकर आए, कुछ चीज़ें वो यहाँ से लेकर गए। एक आलोचना और भी हो रही है द्विवेदी साहब कि जो युद्ध दिखाया गया है मोहम्मद गोरी और सम्राट पृथ्वीराज के बीच में, हालांकि ये जो पुस्तक आपने यहाँ रखी है पृथ्वीराज रासो पर आधारित है ये फिल्म आपकी, लेकिन कहा जा रहा है कि 1192 में उनकी मौत हुई थी सम्राट पृथ्वीराज की, और 1206 में मोहम्मद गोरी की मौत हुई थी। लेकिन दिखाया ऐसा गया है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को मारा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? आता हूँ इस पर। पहले मैं भाषा की बात पूरी कर देता हूँ, क्योंकि मैं जैसे कहते हैं ना कि उसी पुस्तक से उदाहरण देता हूँ जो पृथ्वीराज रासो में लिखा है। पृथ्वीराज रासो में एक श्लोक है, मैं वो पढ़ता हूँ। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवम रसः षट भाषा पुराणम च पुराणम कथितम मया। चंद क्या कहता है? कवि कहता है कि मैंने इस ग्रंथ में सुक्तियां, उच्च धर्म, राजनीति, नवरस, षड भाषा, पुराण की शैली को लिए हुए और कुरान अर्थात यवन भाषा युक्त वर्णन किया है। चंद स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरी उस पुस्तक में, मेरे इस ग्रंथ में यवन भाषा है। तो मेरा यह निवेदन है कि मैंने उसी परंपरा का निर्वाह किया है जो चंद बरदाई की परंपरा है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं देखिए मजेदार बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हम रोज जो शब्द बोलते हैं, पहले बात कहते हैं हिंदी शब्द भी, अगर आप हिंदी का इतिहास देखें तो हिंदी शब्द भी पर्शियन है। हिंद, सिंधु से हिंदू, सिंध से हिंद, हिंद की, है ना, हिंद की फिर बाद में हमारी हिंदी हुई है। ये भी मूल शब्द जो है वो पर्शियन है। अब जरा मजेदार बात, ये मनोरंजन के लिए, आसान, मुश्किल, अच्छा, बुरा, नजदीक, हाँ ना, ये भी उर्दू शब्द है महाराज। हम दिन में कितनी स्वीकार अस्वीकार नहीं कह रहे हैं, हाँ ना उर्दू शब्द है। इस्तेमाल, जाना आना, आगच्छ नहीं कह रहा हूं मैं, आना जाना, हंसना, बनाना, पसंद, चाहना, देखना, वरना संस्कृत शब्द है पश्य, वो विपस्स हो जाता है पाली में। छोटा, बड़ा, खूबसूरत, बदसूरत, मुश्किल, हफ्ता, साल, आज, वर्तमान नहीं, आज, आज तक, ये शब्द भी उर्दू का है। तो मैं घंटा, कल, घंटा, मिनट, वक्त, पीर, मंगल, बुध, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सिफर, एक, 2, 3, 4, 5, ये सब उर्दू शब्द हैं और जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। अब हाँ, वो जो दूसरा सवाल मेरा था कि 1192 में, तो इसको लेकर काफी बातचीत हो रही है कि दोनों की मौत अलग अलग समय पर हुई थी, लेकिन दिखाया ऐसा गया है कि मृत्यु के बाद उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारा। इस तरह की चर्चा काफी हो रही है, क्या कहेंगे आप? मैं
ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो इतिहास मैंने ना देखा हो, क्योंकि उस इतिहास को देखने के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना है, आपको खाली विकिपीडिया खोलना है और विकिपीडिया में आपको जो अलग अलग मत हैं वो मिल जाएंगे। हिंदू स्रोत, जिसको संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित्र के बहुत सारे स्रोत हैं और उसमें भी अलग अलग मत है। उसी प्रकार से जिसे हम विदेशी स्रोत कहते हैं वे भी अलग अलग है। मैं सिर्फ आपको विदेशी स्रोतों की भी बात करूं तो आप देखेंगे बड़ी ताजुल मासिर जो है उसमें गोरी की हार का वर्णन नहीं है 1191 में। इसी में वर्णन कि गोरी ने अपने एक दूत को अजमेर भेजा था और पृथ्वीराज को इस्लाम कबूल करने को कहा था। ये संस्कृत साहित्य से नहीं बता रहा हूं मैं। तबकात ए नासिरी, इसके हिसाब से 20वें तबके में चौहान और गोरी के युद्ध का वर्णन है। मिनाज के अनुसार गोरी पृथ्वीराज को अजमेर ले गया, वापस गद्दी पर बैठाया, पृथ्वीराज ने कुछ प्रपंच किया, गोरी ने उसका वध करवा दिया। उसी प्रकार से जमी-उल हिकायत में नूरुद्दीन साहब वो अलग सूचना देते हैं। तारीख फरिश्ता में भी अलग सूचना देते हैं। अकबरनामा में अबुल फजल भी अलग सूचना देते हैं। संस्कृत साहित्य में भी सारी की सारी घटनाएं आपको, लेकिन इतिहासकारों में ये चर्चा काफी जोरों से चल रही है कि मैं आ रहा हूं उस पर। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं विदेशी इतिहास के आधार पर इसको बना रहा हूं। क्या हमने कभी कहा कि हम रासों के आधार पर नहीं बना रहे हैं? हमने हमेशा कहा है कि हम भारत के दृष्टिकोण से उस कहानी को देख रहे हैं, भारतीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मजेदार बात यह है कि रासों की पांडुलिपियां भी अलग अलग हैं। मेरे पास रासों की 2 पांडुलिपियों की पुस्तकें हैं, जिसमें एक आप देख रहे हैं रासो, ये नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी का है, और दूसरा जो है वो राजस्थान की पांडुलिपि का है, जिसको कविराव मोहन सिंह जी ने अनुवादित किया है। ये 4 खंडों में है और इस 4 खंड में अंतिम तराई के युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज का देहांत दिखाया गया है। तो यदि मैं इस रासों को मानता हूं तब तो मेरी कहानी वहीं खत्म हो जाती है जहां वीर शिरोमणि महान हमारे पृथ्वीराज की मृत्यु होती है। परंतु मैंने इसका भी आधार नहीं लिया, मैंने इसका आधार लिया है जो वाराणसी का संस्करण है, कि जिसमें सम्राट को गजनी ले जाया जाता है, अंधा किया जाता है, शब्द विधि बाण चलाते हैं, और उसके आधार पर तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई हम एक काव्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, और काव्य में यदि कोई मैं इतिहासकार नहीं हूं, इसलिए रासों के ऐतिहासिकता को प्रमाणित करना मेरा काम नहीं है। इस पर दोनों तरह के मत हैं, ये सब जानते हैं। एक ऐसा वर्ग है जो रासों का ऐतिहासिक नहीं मानता, एक ऐसा वर्ग है जो रासों का ऐतिहासिक मानता है। इस पर जितने परिपत्र लिखे गए हैं वो सब मेरे पास है, लेकिन मैं इतिहास पर विवाद नहीं कर रहा हूं। मुझे तो एक कहानी रासों की जो अच्छी लगी वो मैंने दर्शकों के सामने प्रस्तुत की है, जिसमें 4 बास 24 गज लोग कहते हैं अरे है ही नहीं रासों में, कहां है 4 बास। और उस पर ये एक आर्टिकल डॉक्टर नरसिंह परदेसी का है, संदर्भ साधनों की चिकित्सा। जिनको हम अपने संदर्भ मानते हैं वो संदर्भ भी किस तरह से गलत हैं, इस पर वो विवाद करते हैं कि गज ये शब्द सिकंदर लोदी के समय आया, अकबर के समय वो इलाही गज हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस फिल्म के लिए हम लोगों ने कोई बिना सोचे समझे काम नहीं किया है। जी बिल्कुल। आप इतिहास के बहुत अच्छे जानकार हैं। आपने चाणक्य का भी निर्माण किया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, जो आपका बहुत ही पॉपुलर सीरियल था, मशहूर सीरियल था। फिर आपने महाभारत भी रिक्रिएट किया था, महाभारत रिक्रिएट किया था, मैंने देखा था वो। और अब आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सम्राट पृथ्वीराज बनाई है। बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही भव्य फिल्म है, सेट्स बड़े बड़े लगाए गए हैं। बहुत आसान नहीं होता लॉजिस्टिकली इस तरह की फिल्म बनाना। आपके लिए कितना मुश्किल और कितना आसान था? आसान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको एक आदत है इस तरह की चीजों का निर्माण करने का, लेकिन मुश्किल भी होती है क्योंकि लॉजिस्टिकली एक नाइटमेयर होता है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी आपने इस फिल्म को बनाने के लिए की? रवि भाई, मुझे पता नहीं स्थापत्य को लेकर यानी इसके आर्किटेक्चर को लेकर कितने लोगों ने इस बात को देखा कि हम लोगों ने जिसको आर्किटेक्चर कहते हैं, स्थापत्य कहते हैं, वो हिंदू आर्किटेक्चर है। क्योंकि 1192 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक
स्लेव डायनेस्टी के शुरू होने के साथ भारत के स्थापत्य में परिवर्तन होना शुरू हुआ। इस समय कोई ऐसा लोकेशन नहीं है, यदि ग्वालियर के मान मंदिर को छोड़ दिया जाए, जिसे हम हिंदू आर्किटेक्चर कह सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती श्री आदित्य चोपड़ा और मेरी थी कि हम एक ऐसे काल का निर्माण करें जो मुगल स्थापत्य के प्रभाव से अछूता हो। यानी ये बिल्कुल तय हो गया था कि हमें बड़े बड़े सेट्स लगाने हैं, वो चाहे वो स्तंभ हो, चाहे वो जिसको हम आर्च कहते हैं, वो सब खिड़कियाँ, सारी नक्काशियाँ, सारी हिंदू शिल्प शास्त्र के आधार पर बनाई गई। पेंटिंग की कितनी स्कूल्स हैं, उन स्कूलों का हमने अध्ययन किया कि जैन पेंटिंग इस्तेमाल करें। इसमें एक डॉक्टर रतन परिमू हैं, उनसे परामर्श किया, एक डॉक्टर दलजीत कौर हैं, उनसे परामर्श किया, शांति निकेतन में एक चित्रकार हैं, उनसे परामर्श किया। अब आपने देखा होगा राज्याभिषेक का दृश्य, लोग जिसकी बात नहीं करते हैं कि राज्याभिषेक के दृश्य के लिए अगर आप सामग्री पर दृष्टि डालें तो राज्याभिषेक के लिए पहले मैंने रामायण पढ़ी, क्योंकि भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। उसमें वशिष्ठ जी सारी सामग्री मंगवाते हैं, इसकी पूरी एक सूची है कि क्या क्या सामग्री राम के राज्याभिषेक के लिए आएगी और दूसरे दिन वो सारी सामग्रियां कैसे हटा दी जाती है। तो वो पूरी सामग्रियों की हम लोगों ने सूची बनाई। फिर मेरे मन में एक विचार आया कि प्रभु राम के राज्याभिषेक का वर्णन तो हो गया, परंतु देखते हैं कि हिंदू इतिहास में और किसका ऐसा भव्य राज्याभिषेक हुआ है। तो सौभाग्य से मुझे प्रातः स्मरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके राज्याभिषेक का वर्णन मिल गया, जो एक अंग्रेज यात्री ने किया है, कि किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में कितनी कन्याएं हैं जो उनकी आरती कर रही हैं, कितने दिए जलाए गए हैं, क्या किया गया है। इन सारी चीज़ों का भी हम लोगों ने, और आप अगर मंत्र भी ध्यान से सुने, जो लोग भाषा पर बात करते हैं वो ये क्यों भूल जाते हैं कि आप स्तंभ श्रौत सूत्र को देखकर हम लोगों ने वो मंत्र चुने हैं। तो होता ये है कि जब आपका दृष्टिकोण, आपका चश्मा राजनीतिक हो जाता है। उर्दू इसी देश की भाषा है, उर्दू भारत की भाषा है। भारत की अगर 22 राष्ट्रीय भाषाएं जो हमारी संविधान के द्वारा स्वीकृत हैं, उसमें भी उर्दू है। मैं कैसे मान लूं कि ये विदेशी भाषा है। सेट्स की आप बात कर रहे थे, उस इरा को क्रिएट करना काफी मुश्किल था। मुगल कालीन जो आर्किटेक्चर था उससे आपको अलग बनाना था, लेकिन वॉर सीन्स भी इसमें बहुत ही भव्य तरीके से फिल्माए हैं। हाथी घोड़ों का इस्तेमाल है, तमाम तरह के हथियार हैं, कॉस्ट्यूम है, उसे लेकर भी काफी डिटेलिंग की गई है। वो भी काफी मुश्किल रहा होगा आपके लिए डॉक्टर साहब। पुस्तक बड़ी अच्छी बात है कि अलका जी रोशन की पुस्तक एक मेडिवल कॉस्ट्यूम, और मजेदार बात है कुछ लोगों ने यहाँ तक टिप्पणी की कि अरे गौरी के पास हाथी का, अरे गौरी के पास हाथी था, श्रृंगार हार शायद उसका नाम था। अब कई वर्षों पहले काम किया है, तो श्रृंगार हार उसके हाथी का नाम था। लोगों को ये ध्यान में नहीं आता है कि गजनी भारत से बहुत दूर नहीं है, और उसकी एक राजधानी लाहौर भी थी, बहुत दूर नहीं है। आदान प्रदान होता रहा है। अलेक्जेंडर के जो बाद के सेनापति थे, उन्होंने भी युद्ध में हाथियों की मांग की थी। हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम यानी राजा पुरु, उन्होंने गलत समय पे गलत हाथी का इस्तेमाल किया। तो दूसरा, कई लोगों ने टिप्पणी कर दी कि भाई पृथ्वीराज घोड़े पर और हाथी पर क्यों? घोड़ा स्विफ्ट होता है, ये रणनीति है कि कौन किस प्रकार से चलेगा। तो आपने जो पूछा कि युद्ध, यस, हम लोग इसमें जो ध्वजा है, पताकाएं हैं, उन सब के लिए उन चिन्हों का ध्यान रखा जो उस समय है। तो हम लोग के सौभाग्य से कई विद्वानों ने इस पर काम किया था। तो एक लंबा अरसा लगा होगा युद्ध के सीन फिल्माने में। इवन अफगानिस्तान के जो आप महिलाओं के वस्त्र आप देखते हैं, वो हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइनर श्री संजीव राज परमार, ये तो मूल राजस्थान के हैं, इसलिए राजस्थान की सारी बारीकियों को पता है। पर इसके अलावा उन्होंने फेसबुक से अपने अफगानिस्तान के मित्रों से संपर्क किया और वो कॉस्ट्यूम उन्होंने वहाँ से मंगाए। तो हम लोगों ने इस बात तक का ध्यान रखा था। और कई लोग प्रश्न करते हैं संयोगिता के, तो मैं उनको कहूँगा 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ के महाराणा स्वर्गीय संग्राम सिंह ने एक पेंटिंग की सीरीज पृथ्वीराज पर कमीशन की थी, जिसका नाम है बाण भेदरो पत्र, जिस पर मारवाड़ी में लिखा भी गया है कि इस चित्र में क्या है।
इस चित्र के फोलियो नेशनल म्यूजियम में और उदयपुर म्यूजियम में सुरक्षित है। कृपया एक बार इस देश की जनता दृष्टि डाल ले, आप देख लेंगे संयोगिता के वस्त्र कैसे हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किल आपको क्या नजर आया? शूटिंग के दौरान का वाक्य अगर कोई बताएं कि वॉर सीन फिल्माना था या कोई और सीन जो काफी मुश्किल आपको लगा हो। हालांकि मुझे नहीं लगता जिस तरह की आप फिल्में या सीरियल्स बनाते रहे आपको किसी तरह की मुश्किल बहुत पेश आई होगी शूटिंग के दौरान। क्या है, कई बार संख्या को लेकर बहुत बातें हुई। हम लोग की तैयारी बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने लगभग 2 साल का प्री प्रोडक्शन किया और मेरा मानना है कि जब मैं सेट पर जाता हूं तो मुझे किसी ने चीखते चिल्लाते नहीं देखा होगा। उसका कारण है हम लोग की तैयारी, और मैं खुद लेखक होने की वजह से यदि कहीं फंस जाते हैं तो उससे निकलने का भी रास्ता मुझे पता होता है। सबसे बड़ी चुनौती 1200-1500 लोगों को एक स्थान पे खड़ा करना। आप जानते हैं कि जो क्राउड होता है वो बड़ा फिजिटी होता है, धूप में उसको थोड़ी देर में पानी चाहिए, थोड़ी देर में चाय चाहिए, यानी बेचैनी बहुत होती है। उन बेचैन लोगों को एक साथ एक जगह पे रखना, और सबके कॉस्ट्यूम सफ़ेद हैं क्योंकि राजस्थान में गर्मी की वजह से सफ़ेद पहनते, कोई कहीं सो रहा है, सबकी पगड़ियाँ बांधी गई हैं, 523 प्रकार की पगड़ियाँ बांधी गई हैं। तो पगड़ियाँ उनके लिए तकिया हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि भाई। तो इससे बचना, यानी जिसको कहते हैं एक सिपाही की तरह सेट पे अलर्ट रहना और हर किसी को उठाते रहना। अच्छा, बहुत बड़ा सेट था तो लोग छुप जाते हैं। अब 1500 लोगों में 10 लोग छुप गए हैं तो कहाँ से उनको ढूंढ के लाया जाए? मतलब गायब है सेट से। सेट से गायब है। फिर हम लोगों ने सेट्स पे कैमरे लगाए कि भाई मालूम पड़े कौन कहाँ बैठा है। अच्छा। कोने कोने से ढूंढ ढूंढ के लेके कैमरे लगाए आप लोग। लगाए थे। फिर हाथी घोड़ों के साथ एक दिक्कत होती कि कब दुर्घटना हो जाए। संयोगिता भी घोड़े से गिरी है। अच्छा। श्री अक्षय कुमार तो बुरी तरह से गिरे। हम लोग को लगा कि अब आने वाले कुछ महीनों के लिए फिल्म बंद हो जाएगी, परंतु उनका सौभाग्य था कि घोड़े ने उन पर पाँव नहीं रखा। और लोगों को ये ध्यान नहीं है कि घोड़े पर बैठना, खासतौर पर उन वस्त्रों को पहनकर जो आप आम जीवन में नहीं पहनते हैं, वो भारी होते हैं। जो वो जूते पहन के उतरना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और स्टरअप जिसको कहते हैं, रकाब कहते हैं, उसमें यदि पैर फंस जाता है तो बड़ी बुरी दशा होती है। जो उनका रकाब में पैर फंस गया था और घोड़ा उनको घसीटते हुए ले गया था, तो उस समय तो मुझे यही लगा कि अब शूटिंग बंद, आने वाले 6 महीने इंतजार करो डॉक्टर। तो अच्छा, मैं जानना ये भी चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे कि फिल्म रिलीज होने के बाद सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला है? सब क्या तारीफ में कहा गया है आपको? क्या किसका फोन आया या किसने क्या बात कही जो आपको सबसे दिल को छू गई हो आपको ये बात फिल्म रिलीज होने के बाद? अभी तक मुझे जिन लोगों ने देखा, आम दर्शकों ने ये ज़रूर कहा कि फिल्म बहुत अच्छी है। और जो मेरे लेखक मित्र हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि ब्रेविटी ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने ये कहा कि संवाद बहुत अच्छे हैं। परंतु मैं अभी तक उस प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि आलोचनाएं इतनी ज़्यादा हैं उसकी तुलना में, और वो आलोचनाएं निराधार भी हैं। अगर लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे या विद्वानों से मत लेंगे तो वो कहेंगे कि किस लिए संघर्ष कर रहे हो। जहाँ पर किसी चीज़ के बारे में एक मत हो, संघर्ष तो उस बात पर हो कि एक मत है और हमने गड़बड़ कर दी। एक मत ही नहीं है जिसको लेकर, उस पर क्या, किस बात के लिए भिन्न भिन्न मत हैं, और इस बात को भी लेकर भिन्न भिन्न मत जताए जा रहे हैं कि आपने बताया कि आखिरी सम्राट, हिंदू सम्राट जो थे पृथ्वीराज थे, लेकिन कई लोग इस तरह की बातें भी लिख रहे हैं कि 16वीं शताब्दी में हेमचंद्र विक्रमादित्य जो सम्राट थे उन्हें क्यों बुला दिया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, वो भी तो हिंदू सम्राट थे, और ये 12वीं शताब्दी में हुए सम्राट पृथ्वीराज, उन्हें आखिरी बताया गया हिंदू सम्राट। इसको लेकर भी काफी कुछ चर्चा हो रही है। आपने बिल्कुल सच कहा। हमने उत्तर भारत के अंतिम हिंदू सम्राट कहा। भारतीय जनमानस में पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट की तरह स्थापित है। इस पुस्तक के प्रारंभ में ही उन्हें अंतिम हिंदू सम्राट कहा है, और यह पुस्तक 2015 की है। डॉक्टर माधवी श्रीवास्तव की संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित्र, मैंने इसका फोटोकॉपी भी रखा है कि किसी को चाहिएगा तो मैं दे दूंगा। नेट को मैं इतिहास नहीं मानता, पर अगर आप नेट में पॉपुलर अभिप्राय देखेंगे, मैं हेमचंद्र के इतिहास से भी परिचित हूं, ऐसा नहीं कि मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन जनमानस में क्या बैठा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट है, इससे कौन इनकार करता है, लेकिन वो दक्षिण में है, महाराष्ट्र में। फिल्म के अंत में अगर लोगों ने देखा होगा तो हमने कहा उत्तर
उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी की बात हो रही है। इसमें भी मतभेद है। मुझे याद है कि कुछ समय पहले तक सम्राट पृथ्वीराज को ही अंतिम हिंदू सम्राट कहा जा रहा था। आप राजस्थान में जाकर दूसरा नाम लीजिए, देखिए क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। जो नया इतिहास लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं उन्होंने ये विचार भी रखा है। पर मैं ये कहता हूँ, ये निर्णय मैं नहीं करता, क्योंकि मैं इतिहासकार नहीं हूँ। इतिहासकार इस पर एक मत हो जाएं, हम लोग उसी चीज को प्रस्तुत करेंगे। मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस बात से आहत हैं, सोशल मीडिया पे जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से लोग फिल्म के बारे में कह रहे हैं, क्या आप उस बात से आहत भी हैं, या आप उसे बहुत सहजता से ले रहे हैं कि ठीक है, आलोचना तो फिल्म मेकिंग का एक पार्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी चीज़ की भी आलोचना कोई भी कर देता है, किसी भी कलाकृति की कर देता है, तो आप इसे बहुत सहज तरीके से ले रहे हैं? मैं एक मन की बात कहता हूँ रवि भाई। 2012 में मैंने उपनिषद गंगा बनाया था, उसमें एक प्रकरण गोस्वामी तुलसीदास पर था। और जब मैंने उन पर प्रकरण लिखा, उसके बाद मेरी सारी जो अस्वस्थता थी वो शांत हो गई। इसलिए कि गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है कवितावली में कि मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो। अपने समाज से वो इस प्रकार से प्रताड़ित थे कि भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त कवि को कहना पड़ गया कि मैं मांग के खा लूंगा, मस्जिद में सो जाऊंगा। मंदिर में भी नहीं कहा है उन्होंने, क्योंकि उनको मंदिर में भी शरण नहीं हो रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है हम सभी रचनाकारों को इसके लिए तैयार रहना पड़ता है, आलोचना के लिए। कई बार आलोचना अच्छी भी होती है, कई बार आलोचना प्रायोजित होती है, और जिस समय में हम जी रहे हैं वहाँ हर प्रकार की आलोचनाएं होती हैं। बड़ी अच्छी बात मैं आपको कहूँगा कि आज सुबह आदित्य चोपड़ा को मैंने फ़ोन किया कि सर हमको अंतिम प्रयत्न करने चाहिए, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि डॉक्टर साहब, मैं दुनिया से ये नहीं पूछने जाऊँगा कि चंद्र प्रकाश द्विवेदी का काम कैसा आपको लगा। हम एक संस्था चला रहे हैं 50 सालों से, मैंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, आपने अपना अच्छा काम बहुत ही अच्छा किया है, मुझे आपके काम पे गर्व है, ये आपका परिवार है, ये आपकी संस्था है, आपको यहाँ हमेशा अवसर मिलेंगे, इसलिए आप जनता की बात सुनना बंद कर दें। मुझे इससे बड़ा पुरस्कार और कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? बस जाते जाते एक आखिरी सवाल, फिल्म 3 राज्यों में टैक्स फ्री है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अगर मैं गलत नहीं तो उत्तराखंड। तो क्या लगता है टैक्स फ्री होने से फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो उसकी संभावनाएं काफ़ी अच्छी हो गई हैं, और क्या सोचते हैं कि फिल्म अब पिकअप करेगी धीरे धीरे? मैं करता हूं, क्योंकि और भी प्रदेश बड़े उत्सुक हैं, ऐसा मैंने सुना है कि वो उत्सुक है, लेकिन हम लोग स्वयं ही नहीं वहाँ पहुँच पा रहे हैं। कई ऐसे प्रदेशों से मुझे सूचना आई है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं वो चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक जनता इसको देखे। आप भी जानते हैं कि टैक्स फ्री से उससे निर्माता को फ़ायदा नहीं होता, दर्शक को फ़ायदा होता है कि वो कम दर में अपनी टिकट ले सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि राज्य की सरकारें जानती हैं कि इतिहास पर विवाद हमेशा होते रहेगा। जब एक कल की खबर पर विवाद होता है तो हम 1191-92 की बात कर रहे हैं, मुद्दा वो नहीं है। भारतीय जीवन मूल्य क्या है, मुद्दा वो है। फिल्म में कौन हारा कौन जीता ये महत्व की बात नहीं है, वो कौन से मूल्य हैं पृथ्वीराज ने जो दिए थे। जैसे पहला मूल्य शरणागत की रक्षा, मोहम्मद गोरी के ही भाई को शरण देना। कई लोगों ने कहा कि अरे कैसा राजा जिसने उसके भाई को, नहीं भाई, ये हमारे देश की परंपरा है। स्त्री के अधिकार की रक्षा, उसके सम्मान की रक्षा, ये सब मूल्य हैं जो हम लोग स्थापित करना चाहते हैं, जिसे लोग गोरी और पृथ्वीराज के युद्ध के रूप में देख रहे हैं। मुझे लगता है ये गड़बड़ हो रही है। चलिए डॉक्टर साहब, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने विस्तार से बहुत सारी बातें बताई, आलोचनाओं के बारे में भी दिल खोल कर बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई, और हम लोग मिलते रहेंगे, है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।